मजा आएगा ना भिड़ो। Arvind Kejriwal slamming the union budget, saying that it's only going to increase inflation. इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं. There is a weakness in the budget. There was no mention of मनरेगा. There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. ये बिक गई है गवर्नमेंट. अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी गुरुकुल पर। बजट 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 क्या है दोस्तों ये बजट, कैसे इसकी शुरुआत हुई। और दोस्तों किसी भी नाम के पीछे एक कारण होता है, क्यों इसका नाम बजट ही है और कोई नाम क्यों नहीं इसका, क्यों इसको बजट ही कहते हैं। आज इस पूरी क्लास में हम बहुत से पहलुओं को कवर करते हुए चलेंगे। हमने एक पीछे वीडियो डाली थी पर्सनल इनकम टैक्स पर, बहुत से दोस्तों के मैसेज आए कि संपूर्ण बजट को एनालिसिस कीजिए, किस सेक्टर पर कितना खर्च किया गया, होता क्या है बजट, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, भारत में कब ये बजट आया था, कौन इसको पेश करता है। बहुत से पहलुओं को आज कवर करेंगे हम। और इसी के साथ आज हम जानेंगे कि बजट क्या होता है। अब बजट के नाम के पीछे बजट ही क्यों है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वे नाम ऐसे नहीं रखते थे कि उसकी व्यवहार और उसको देख कर कुछ स्पेशल चीज़ रखते थे। जैसे हमारे आम देहात में पाए जाते हैं भतेरी, धापली, धोलिया, ऐसे नाम पाए जाते हैं, तो उनके रंग रूप या फिर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हो जाती हैं, तो फिर जो लास्ट लड़की होगी, मान लो 2 लड़की हुई, 3 लड़की हुई और लड़के की चाहत है हमारे भारत वालों को ज़्यादा रहती है, तो क्या हुआ कि 2 लड़कियों के बाद जब तीसरी लड़की होगी तो उसका नाम रख देंगे भतेरी, कि भतेरी बहुत हो गया, धापली आका हम धाप गए, ऐसे करके दोस्तों नाम रखे जाते हैं। तो इसका भी जो बजट नाम है दोस्तों, वो बजट क्यों है, बजट नाम के पीछे कोई तो खास बात रही होगी दोस्तों। आज हम बहुत से पहलू जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों बजट होता क्या है। बजट क्या होता है। नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा कि बजट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व में इसकी शुरुआत हुई होगी, जहाँ से बजट स्टार्टिंग मानी जाती है, जहाँ से बजट की। और फिर भारत में कब आया दोस्तों ये, और भारत में किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है और कहाँ पर बजट पेश किया जाता है। ये तो है नहीं दोस्तों कि इंडिया गेट गए और बजट को पेश कर दिया, या फिर कहीं पर राजधानी दिल्ली में कहीं बैठे, राष्ट्रपति भवन में बैठे और बजट को प्रसारित कर दिया। कोई ना कोई तो ऐसी खास जगह होती होगी जहाँ पर बजट को पेश किया जाता होगा। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा फिर आज का ये, हमारे पहले तो हम करेंगे क्लियर इसको, बजट क्या होता है, बजट इसका नाम क्यों पड़ा। नंबर 2 पर करेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और फिर जो भारत का बजट है दोस्तों उसकी हम प्राथमिकताएं जानेंगे कि जो भारत ने अभी बजट पेश किया है दोस्तों, उसको क्या नाम दिया आप सभी को पता होगा, उसको अमृत काल नाम दिया है। वो भी हम क्लियर करेंगे दोस्तों, अमृत काल इसको क्यों नाम दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों बजट क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से, प्राथमिकता, और जो बजट की हमारी अभी बजट है उसकी उपलब्धियां क्या रहेंगी दोस्तों क्या उपलब्धियां रहेंगी इसकी। इन क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। जैसे हमारा जो रुपया है, पैसा है, वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। कहाँ से आता है दोस्तों हमारा पैसा इतना, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको पता है आपका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट भेज रही है। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, आपको तो गवर्नमेंट ने दे दिए, आप कहीं पर काम लगे हुए हैं, किसी शॉप पर हैं, किसी स्कूल में हैं, कहीं पर और जगह हैं, गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, प्राइवेट जॉब में है तो आपका बॉस आपको वेतन देगा। लेकिन गवर्नमेंट को कौन तनख्वाह देता है, गवर्नमेंट के ये पास ये पैसा बजट पेश करने के लिए जो इतनी मुफ्त स्कीम्स चलाई होती हैं या फिर बहुत सी योजनाएं चलाती है सरकार, उन योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। आगे जानेंगे दोस्तों रुपया पैसा कहाँ से आता है, और फिर करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बजट पर जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। इनको कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। आज देखिए दोस्तों जो हमारा अभी 2023-24 का बजट है कहाँ पर पेश हुआ है दोस्तों, यह संसद में पेश होता है दोस्तों। कहाँ पर पेश होता है, संसद में। कौन पेश करता है दोस्तों इसको, वित्त मंत्री। और अभी वित्त मंत्री हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण जी। 1 फरवरी 2023 को हमारी संसद में वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया, जिसको नाम दिया गया दोस्तों, क्या नाम दिया गया, जिसको अमृतकाल का बजट नाम दिया गया दोस्तों, कि भारत का अमृतकाल शुरू हो गया है।
ये अमृतकाल क्या होता है दोस्तों? अमृतकाल का मतलब होता है स्वर्ग के दरवाजे खुलना, कि भारतवासियों के लिए अब अच्छे दिन तो इन्होंने लाई थी दोस्तों। 2014 में जो कह रहे थे ये अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो आ गए हैं दोस्तों। आप सबका साथ सबका विकास भी हुआ है। अब शुरू हो गया दोस्तों भारत का अमृतकाल। अमृतकाल दोस्तों कब से कब तक माना इन्होंने? 2023 से 2047 तक इन्होंने कहा है कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए हैं, भारतवासियों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। 2023 से 2047 को माना दोस्तों इन्होंने, क्योंकि 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 2047 तक भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो जाएंगे दोस्तों? 100 साल पूरे हो जाएंगे। एक शतक मार लेगा दोस्तों भारत आज़ाद हुए। तो इस काल को वित्त मंत्री सीतारमण जी ने क्या कहा दोस्तों? अमृतकाल का बजट। देख लीजिए दोस्तों कैसा अमृतकाल है ये, वो तो आगे जानेंगे। और फिर दोस्तों क्या आता है, मैंने बताया आपको कि ये तो हमारा बजट हो गया दोस्तों। बजट मैंने पैसे बता दिया कौन करता है, बजट होता है क्या है। अब सुन लीजिए दोस्तों बजट होता क्या है। बजट अगर आम भाषा में अगर क्वेश्चन के हिसाब से कहें तो आय और व्यय के ब्यौरे को क्या कहते हैं दोस्तों? बजट कहते हैं। मीन से आपकी जो आय है, आमदनी है आपकी, कहाँ से आपके पास पैसा आता है और उसको आप कहाँ पर खर्च करते हैं, वो आय और व्यय का ब्यौरा क्या होता है दोस्तों? वो आपका बजट कहलाता है। अब बजट ये नहीं दोस्तों कि सिर्फ संसद में पेश किया जाता है, भारत का ही पेश किया जाता है। बजट आपके घर का ही पेश होता है दोस्तों। घर का कैसे पेश होता है? आपके पिताजी कितने पैसे कमाते हैं उसका आप हिसाब किताब रखते हो, इतना पैसा हमने कमाया है या आप कमाते हो, तो आप ये लगा लीजिए दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में ये लगा लीजिए दोस्तों, अगर 30,000 रुपये कमाते हैं महीने के, तो आप पूरे महीने का बजट बनाकर चलेंगे कि हमें 30,000 में से 5,000 वहाँ देने हैं, 10,000 वहाँ खर्च करने हैं, इतना कपड़ों पर खर्च करना है, इतना हमें किचन पर खर्च करना है, इतना रसोई में लगेगा। तो इस प्रकार जो आय और व्यय का ब्यौरा होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट हर घर में पेश होता है दोस्तों, और आपसे अच्छा बजट आपकी मम्मी जानती होती है, क्योंकि पूरे घर का काम तो वही चलाती है, रसोई को वही संभालती है, तो उनको पता होता है दोस्तों घर में कितना बजट, कितना आय और व्यय का ब्यौरा होता है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा बजट, कि आय और व्यय का ब्यौरा क्या हो गया दोस्तों? बजट होता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? बजट की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी दोस्तों। एक बार ब्रिटेन की संसद में एक सांसद थे, वहाँ के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल, ये एक बार संसद में आए, वित्त मंत्री थे दोस्तों ये वहाँ के ब्रिटेन के। ये एक बार संसद में आए और एक चमड़े का थैला था दोस्तों, उसमें से कुछ प्रस्ताव निकाले अपनी, और तब से इसको बजट कहा जाने लगा। बजट है फ्रेंच भाषा के दोस्तों बुल्गा शब्द से आया है। किससे आया दोस्तों? फ्रेंच भाषा के बुल्गा शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और इसको शुरू में पहले स्टार्टिंग में दोस्तों बजट को चमड़े के थैले में ही लाया जाता था दोस्तों। चमड़े का थैला आपको पता होगा दोस्तों, आप लेदर जिसको बोलते हैं, लेदर जैसे आप जैकेट्स पहनते हैं या जूते पहनते हैं जो भी, तो उस लेदर पैकेट में लाया जाता था। और अब भी सूटकेस या ऐसे ब्रीफकेस में लाया जाता है दोस्तों। आपको निर्मला सीतारमण जी दिख रही होंगी स्क्रीन पर, जो ऐसे अपने बजट को लिए हुए हैं। तो दोस्तों ये फ्रेंच भाषा की बुल्गा शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, और धीरे धीरे इसको बजट कहा जाने लगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। रॉबर्ट वॉलपोल जहाँ वित्त मंत्री थे, उन्होंने पेश किया था सबसे पहले बजट को। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये हो गए बजट, ये हमने शुरुआत बता दी। इसकी प्राथमिकता क्या रहेंगी दोस्तों? इसकी प्राथमिकता को दोस्तों 7 चीज़ों में बांटा है। 7 प्राथमिकताएं हैं दोस्तों, जिनको वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा सप्तऋषि कहा गया है। अब सप्तऋषि क्या होता है दोस्तों? हिंदू धर्म के 7 मुख्य ऋषियों को सप्तऋषि कहा जाता है दोस्तों। अब ये सरकार का किसी एक धर्म के प्रति झुकाव है, या फिर लोगों की आस्था है, या कुछ भी लगा लीजिए दोस्तों, लेकिन ये अमृतकाल, स्वर्ग का दरवाज़ा और सप्तऋषि, 7 ऋषियों की कहानी, अगर आपको पता हो दोस्तों 7 ऋषि कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं दोस्तों, जो ये 7 प्राथमिकताएं हैं, इनको सप्तऋषि का नाम दिया गया है। वे कौन कौन से हैं दोस्तों, वे देख लेते हैं। नंबर 1 है समावेशी विकास, कि क्या होगा दोस्तों? सबका साथ है, सबका विकास होगा। ये जुमला है या कुछ और है,
ये तो आपको पता है दोस्तों, हमें भी पता है। और दूसरा है अंतिम मील तक पहुंचना, अंतिम मील तक पहुंचना, कि जो सरकार ने बजट पेश किया है उसके लास्ट तह तक पहुंचेगी, लास्ट स्तर तक जाएगी। तीसरा है दोस्तों हरित विकास, कि ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा अब की बार, हरित विकास। और मैंने आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, ग्रीन एनर्जी पर अब की बार बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया भी गया है, बहुत ज़्यादा बजट का एक खर्चे हरित विकास पर किया गया है। नंबर 4 है दोस्तों बुनियादी ढांचा और निवेश, बुनियादी ढांचा और निवेश। 5वां रहेगा दोस्तों क्षमता को उजागर करना। 6ठा रहेगा दोस्तों युवा शक्ति। आपको पता है दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं, पाए जाते हैं दोस्तों, हैं ही वे तो। विश्व के सबसे ज़्यादा युवा कहाँ पर हैं दोस्तों? भारत में है, क्योंकि भारत विश्व का जनसंख्या में पहले नंबर पर आ चुका है दोस्तों। सब पहले कौन था दोस्तों? पहले चीन था विश्व में जनसंख्या पर पहले नंबर पर। अब कौन हो गया है दोस्तों? भारत हो गया है। भारत विश्व में जनसंख्या वाला पहला देश हो गया है। देख लीजिए दोस्तों कितना जनसंख्या विस्फोट है। ये कोई खुशी की बात नहीं है दोस्तों कि हम पहले नंबर पर आ गए हैं। ये बहुत ही हानिकारक है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश के पास इतना क्षेत्रफल नहीं है कि इतनी जनसंख्या को हम कवर कर सके। तो ये बहुत ही हानिकारक है दोस्तों, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ये आने वाली चीज़ों में बहुत ही, ये लगा लीजिए दोस्तों, हानि पहुंचाने वाला ये पॉइंट हमें। और चाइना अब दूसरे नंबर पर हो गया है दोस्तों। तो फिर आगे क्या है दोस्तों? युवा शक्ति। अच्छा एक और बात और बताइए दोस्तों, पूरे विश्व में भारत है युवा शक्ति में पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। तो सबसे ज़्यादा वृद्ध कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बूढ़ों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बूढ़ों का देश जापान को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नंबर 7 पॉइंट रहेगा वित्तीय क्षेत्र, कि जो वित्त का क्षेत्र है उसमें कितना क्या खर्च करेंगे। इस प्रकार ये 7 जो पॉइंट थे दोस्तों, 7 प्राथमिकताएं थी जो सरकार की, उनको सप्तऋषि नाम दिया गया है। और बजट का पेश किया गया था दोस्तों 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा संसद में पेश किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, प्राथमिकताएं हमने कर ली हैं, इसकी उपलब्धियां क्या रहेंगी दोस्तों? जो बजट की हैं वे उपलब्धियां क्या रहेंगी? इसकी उपलब्धियां देखते हैं दोस्तों। नई आयकर व्यवस्था, टैक्स रिजिम्स दोस्तों नए शुरू किए गए हैं। नई आयकर व्यवस्था मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर किया था दोस्तों, जो एक बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इंग्लिश में बोल रही थी और दोबारा हमने उसकी हिंदी में ट्रांसलेट किया था। उसमें क्या था दोस्तों, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको नहीं देना होगा 7 लाख तक का टैक्स। ये है दोस्तों नई आयकर व्यवस्था। पहले कितना था दोस्तों? ये पहले 5 लाख तक था और अब इसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। और टैक्स रेजिम्स को भी बदला गया है, जो टैक्स स्लैब है, जैसे पहले 2.5 लाख तक था जो छूट थी टैक्स की, अब वो कैसे हो गई है 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 तक 5% देना है, 6 से 9 तक 10% देना है, 9 से 12 तक आपको कितना देना है दोस्तों? 12% हो गया। और 12 से 15 20% हो गया दोस्तों। और 15 से अबोव 30% हो गया दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में कहा था दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि आप भारत की अर्थव्यवस्था में जो गड़बड़ा गई है इसमें आप 30% का योगदान दें। तो ये तो हो गई दोस्तों नई आयकर व्यवस्था, जिसमें 7 लाख तक की छूट दी गई है और टैक्स स्लैब्स को बदला गया है और इसको डिफ़ॉल्ट रखा गया है दोस्तों। आप चाहे तो पुरानी व्यवस्था को भी अपना सकते हैं जो टैक्स रेजिम की थी, और नई व्यवस्था को भी आप उपयोग में ले सकते हैं। ये तो होगी 1 दोस्तों। अब दूसरी देखते हैं क्या है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करें, रोजगार को बढ़ावा देना। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करें, रोजगार को बढ़ावा। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती हुई सरकार के कदम। अब प्राइवेटाइजेशन दोस्तों भारत में कब आया था? मैंने आपको बताया था LPG, नॉट लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 में जब वित्त मंत्री कौन थे हमारे? मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वे लेकर आए थे दोस्तों, क्योंकि उसमें भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही गड़बड़ा गई थी। LPG के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों हम। तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रोजगार को बढ़ावा देने का इनका कदम है दोस्तों। ये लगा लीजिए देश धीरे धीरे
प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों सीमा शुल्क में परिवर्तन। सीमा शुल्क में परिवर्तन, खबरों में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सिगरेट पर शुल्क बढ़ाया गया, सिगरेट पर शुल्क बढ़ाया गया। जैसे सिगरेट हमारी कोई जीने की चीज़ है, जैसे कोई सिगरेट के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसी चीज़ों पर दोस्तों टैक्स बढ़ाना भी चाहिए। और इतना टैक्स बढ़ाना चाहिए बहुत ज़्यादा कि पीने वाले भी अपने आप को अमीर सोचें। वो एक वीडियो आई थी दोस्तों, जिसमें व्यक्ति कह रहा है कि पेट्रोल को 500 रुपये 1000 रुपये लीटर कर दो कि लोगों को पता चले हम अमीर हैं, हम पेट्रोल डला के। कोई भी छोटा व्यक्ति पेट्रोल डला के घूम रहा है। तो ऐसे दोस्तों सीमा शुल्क में परिवर्तन, जैसे सिगरेट्स, रबर की बनी हुई चीज़ों पर टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया गया है। मोबाइल फोन्स, लिथियम बैटरीज, इन पर काफ़ी हद तक टैक्स को घटा दिया गया है। ये है दोस्तों सीमा शुल्क में परिवर्तन। नंबर 4 है दोस्तों विभिन्न सेक्टरों पर खर्च। विभिन्न सेक्टरों पर खर्च को ज़्यादा जानेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि विभिन्न सेक्टरों में हमारी शिक्षा भी आती है, हमारा स्वास्थ्य भी आता है, हमारी कृषि भी आती है। इन सेक्टरों पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया है, विभिन्न सेक्टरों पर खर्च कितना किया गया है दोस्तों, वे जानेंगे हम अब। तो सबसे पहले जो देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है दोस्तों, कौन? कृषि। उस पर देखेंगे दोस्तों सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाएगा अब की बार कृषि पर। कृषि पर दोस्तों कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, इनको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों सरकार ने 20 लाख करोड़ कृषि ऋण कर दिया दोस्तों। 20 लाख करोड़ कृषि ऋण कर दिया दोस्तों। कृषि के ऊपर इतना बढ़ावा देने के लिए इन्होंने विभिन्न सेक्टरों पर खर्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, ये तो कृषि हो गया दोस्तों हमारा देश की रीढ़ की हड्डी, और जो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा पर अब की बार सरकार कितना खर्च करने वाली है, कितना कटौती करने वाली है, तो दोस्तों आपको जानकर बड़ा ही दुख होगा, क्योंकि शिक्षा पर दोस्तों अब की बार बजट पिछली बार से भी कम कर दिया दोस्तों। पिछले वर्ष 2022-23 का बजट में शिक्षा के ऊपर बजट का कितना हिस्सा खर्च किया जाता था दोस्तों? 2.64। कुल बजट का 2.64% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा था, लेकिन अब की बार इसको घटा कर 2023-24 के बजट में शिक्षा पर बजट को घटाकर कितना कर दिया है दोस्तों? 2.51% कुल बजट का। अब की बार कुल बजट का 2.51% ही खर्च किया जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, बड़े दुख की खबर है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ शिक्षा होती है। शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए किसी भी देश को, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य निर्माण करती है दोस्तों। किसी भी देश का भविष्य, किसी भी देश का धन बैंकों में नहीं होता दोस्तों, वो विद्यालय में, स्कूलों में होता है। और स्कूलों में क्या होती है? शिक्षा होती है, क्योंकि वही बच्चे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति या फिर बड़े बड़े पद हैं जैसे हमारी सेना में हैं, उन पर जाते हैं और हमारे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों, ये तो हमने देख लिया था कृषि पर ऋण को बढ़ावा दिया दोस्तों, 20 लाख करोड़, शिक्षा पर घटा दिया दोस्तों। और अब हम जानेंगे स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य के साथ क्या हुआ है दोस्तों? स्वास्थ्य पर पिछले साल दोस्तों 2022-23 में कितना खर्च किया गया था वो देखते हैं दोस्तों। पहले तो 2022-23 में दोस्तों 2.20% कुल बजट का इतना खर्च किया गया था दोस्तों। और अब की बार 2023-24 में कितना खर्च किया जाएगा दोस्तों? 1.98। ये भी घटा दिया दोस्तों। आपके स्वास्थ्य के साथ भी सरकार खिलवाड़ कर रही है। मतलब जो बजट आपके स्वास्थ्य पर पिछले साल इतना पेश किया गया था और उसको घटा दिया दोस्तों। और एक बात और बता दूं दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो बजट पेश किया है सरकार ने, ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला बजट किया है दोस्तों। आपको अभी आगे करवाऊंगा दोस्तों मैं, ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाला बजट कैसे है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा है नहीं जितना इन्होंने बजट में लगा दिया है। आगे देखेंगे दोस्तों, स्वास्थ्य पर इन्होंने बजट को घटा दिया। आगे चलेंगे ट्रांसपोर्ट पर। जो ट्रांसपोर्ट हैं दोस्तों, उन पर सरकार कितना खर्च करने वाली है, क्योंकि शिक्षा पर घटा दिया, स्वास्थ्य पर घटा दिया, ट्रांसपोर्ट का क्या करेंगे दोस्तों? जब ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें ही इन्होंने घटा गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें शिक्षा और स्वास्थ्य होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये दोस्तों सरकार को मुफ्त देने चाहिए अपने नागरिकों को।
ट्रांसपोर्ट, ये परिवहन की लगा लीजिए दोस्तों, परिवहन पर कितना खर्च करेंगे, अब की बार 24% बढ़ा दिया है दोस्तों। यहाँ पर सरकार ने कुछ छूट किया है, लेकिन वहाँ पर जो हमारे से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी उनको घटा दिया। 24% ज़्यादा किया है दोस्तों। लास्ट ईयर, पिछले साल दोस्तों, ये कितना था, 217,026.62 करोड़। पिछली बार इतना खर्च किया गया था दोस्तों, और अब की बार जो 24% बढ़ा दिया है वो कितना रहेगा दोस्तों, 270,434.71 करोड़। अब की बार इतना खर्च किया जाएगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों कितनी बड़ी अमाउंट है ये। ट्रांसपोर्ट पर 24% बढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम डिफेंस पर। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि डिफेंस अगर हमारा मजबूत नहीं होगा तो 1962 के जैसे एक हार का और भी हमें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। यदि हमारी सेना मजबूत होगी, हमारा डिफेंस मजबूत होगा, तो किसी भी पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। क्योंकि 1962 में क्या हुआ दोस्तों, वो तो हमारे विश्वास का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया था। नेहरू जी का इतना विश्वास था चाइना पर कि चाइना हमारा दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, लेकिन उन्होंने नेहरू जी के साथ, हमारे देश के साथ विश्वासघात किया था, जो आज भी करता रहा है दोस्तों। चीन ने तो हमेशा यही किया। चीन और पाकिस्तान हमारे कभी अच्छे दोस्त नहीं है। और अच्छे दोस्त की बात यह है दोस्तों कि राजनीति में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता है, सब अपने स्वार्थ या मतलब कुछ भी लगा लीजिए दोस्तों, यथार्थवाद की राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, और आज के समय में यथार्थवाद की राजनीति ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर डिफेंस पर। डिफेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, मजबूत होना। डिफेंस पर बढ़ाया है घटाया ये देखेंगे दोस्तों। डिफेंस पर खुशी की बात है दोस्तों, 13% बढ़ाया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछली बार दोस्तों कितना खर्च किया गया था, 5.85 लाख करोड़। ये 2022-23 में किया गया था दोस्तों। और अब की वर्ष कितना करेंगे दोस्तों, 5.9594 लाख करोड़। ये बहुत अच्छी बात रहेगी दोस्तों सरकार की, कि सरकार अब की बार डिफेंस पर ज़्यादा खर्च कर रही है। डिफेंस मजबूत होना भी चाहिए दोस्तों, इसके सभी को हमें सपोर्ट करना चाहिए डिफेंस को, क्योंकि जो सेना के जवान हैं जो सीमा पर खड़े रहते हैं, बहुत जो सियाचिन की जो आपने ग्लेशियर देखेंगे दोस्तों, कितनी कितनी बर्फ़ होती है वहाँ पर, उन बर्फ़ों में, या फिर राजस्थान की गर्मी लगा लीजिए दोस्तों, सीमा पर खड़े रहते हैं, अपनी जान गंवाते हैं हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए। उन सैनिकों के लिए, उन देश के जवानों के लिए इतना तो बनता है दोस्तों। 13% की जगह अगर यहाँ पर 23% भी बढ़ाया जाता तो भी अच्छा रहता दोस्तों। नेक्स्ट, किस सेक्टर पर कितना खर्च किया गया दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा अभी रेलवे पर। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दोस्तों, गरीब का साधन है दोस्तों, ये लगा लीजिए रेलवे। सस्ती से सस्ती टिकट में आप पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं, बहुत ही कम रुपयों में दोस्तों। तो रेलवे पर कितना खर्च किया दोस्तों, रेलवे पर अब की बार सरकार 1 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च करेगी दोस्तों। बहुत ही खुशी की बात है ये भी, 1 लाख। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो बस इतनी रहेगी, जो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वहाँ पर सरकार ने बजट को घटा दिया दोस्तों। तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च होंगे दोस्तों। पिछली बार कितने खर्च किए थे हमने, 140,367.13 करोड़, इतने हमने पिछली बार खर्च किए थे दोस्तों। और अब की बार 1 लाख करोड़ ज़्यादा, ये राजी दोस्तों इसका डबल ही हो गया, 241,267.51 करोड़, ये अब की बार होंगे दोस्तों रेलवे पर। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए भी, कि रेलवे पर ज़्यादा खर्च होगा तो हमारे देश को और भी, क्योंकि गरीब लोग की ये लगा जी दोस्तों ये सवारी है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम रुपए पर हमें पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत भ्रमण कर सकते हैं। तो ये लगा जी दोस्तों, जो भारत के मजदूर वर्ग है वो रेलवे का ज़्यादा प्रयोग करता है, क्योंकि बसेज में और भी, हवाई जहाज़ की तो बात ही कर रही दोस्तों गरीब के लिए, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन परिवहन के और साधन भी उनके लिए बहुत महंगे हो जाते हैं। रेलवे उनका एक सच्चा साथी होता है दोस्तों। तो रेलवे पर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं हम किस पर रहेगा। अच्छा, जो रेलवे मंत्री जो दोस्तों अश्विनी कुमार हैं, उनके द्वारा एक मैन कोट्स दिया गया है दोस्तों, एक भाषण दिया गया है, उसमें कहा गया है कि हम 2030 तक हाइड्रोजन ट्रेनों का निर्माण कर देंगे दोस्तों। हाइड्रोजन बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक
बिजली से चलने वाली ट्रेनें हैं बहुत काफ़ी तौर पर, तो वे ज़्यादा बिजली खर्च होती है हमारे देश की, और उस बिजली को वहाँ से बचाकर हम भारत के किन्हीं गाँव में जहाँ आज भी बिजली नहीं पहुँची है वहाँ पर भेजेंगे। तो 2030 तक अश्विनी कुमार ने क्या कहा दोस्तों, हम ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन जो ट्रेनें हैं वे लेकर आएंगे, और ग्रीन एनर्जी पर देखते हैं दोस्तों, जो एनर्जी ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन पर कितना खर्च करेंगे विकी बारे, 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ इतने पे दोस्तों किस पर खर्च करेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन पर। और एनर्जी ट्रांजिशन पर 35,000 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन अकेले ग्रीन मिशन है जो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था ग्रीन एनर्जी जो रहेगा, उस पर अकेले 19,700 करोड़, कितने दोस्तों, 19,700 करोड़ रुपये खर्च होंगे अकेले ग्रीन इन्वेस्ट, जो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन जो निर्माण है उस पर अकेले कितने होंगे दोस्तों, 19,700 करोड़। ग्रीन एनर्जी पर अच्छा इन्वेस्ट किया है सरकार ने, ये कि ग्रीन एनर्जी काफ़ी जो प्रकृति का हमने हास कर दिया दोस्तों, जो हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया है बिल्कुल ही, ये लगा लीजिए दोस्तों, हमारे भविष्य में आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम डायनासोर को नहीं देख पाए थे दोस्तों, वैसे हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो नहीं देख पाएंगी, क्योंकि हम प्रकृति को ख़त्म करते जा रहे हैं। अभी पीछे दोस्तों प्रकृति ने अपना एक रूप दिखाया भी था, अपना विकराल रूप, जैसे वो मनुष्य की गलती थी दोस्तों। प्रकृति की क्या थी, जो हमारा कोरोना वायरस आया था, मनुष्य की ही गलतियों से, जो मनुष्य कृत्रिम रूप से अपनी प्रकृति के ऊपर प्रकृति को नष्ट करता जा रहा है, उसी प्रकार एक कोरोना वायरस आया और पूरे देश को, पूरे विश्व को ठप करके रख दिया दोस्तों। और उस लॉकडाउन में प्रकृति ने अपने आप को संतुलित भी किया, तो बहुत अच्छा रहा था दोस्तों ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए। आपके लिए रहा या नहीं रहा, गरीब वर्ग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहा, और आपके लिए आपको पता है दोस्तों कितना अच्छा रहा था, लेकिन प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। आगे देखें दोस्तों, जो ग्रीन एनर्जी पर कितना खर्च किया इन्होंने, 35,000 करोड़ रुपये खर्च किया है, और ग्रीन हाइड्रोजन पर कितना खर्च किया है दोस्तों, 19,700 करोड़ इतना खर्च किया है दोस्तों। आगे हम जानेंगे दोस्तों, मैंने एक बात बताई दोस्तों आपको, यह बजट आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला बजट है। अब आमदनी 98 खर्चा रुपये वाला बजट कैसे है दोस्तों ये, क्योंकि जो बजट पेश किया है दोस्तों सरकार ने, वो कितना पेश किया है, 45.03 लाख करोड़, इतना पैसा हम खर्च करेंगे अब की बार बजट में। और लेकिन जो हमें अनुमानित प्राप्तियां दोस्तों, वापस हमें कितना मिलेगा इस बजट का, वापस हमें मिलेगा दोस्तों 27.2 लाख करोड़, इतना हमें वापस मिलेगा। ये हमारा बजट रहेगा और इतना हमें वापस मिलेगा 27.2 लाख करोड़। तो ये बजट घाटे में है दोस्तों। जो बजट नागरिकों को, आम नागरिकों को इतना खुश करने के लिए दिया दोस्तों, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बोझ आम भारतीयों पर ही पड़ने वाला है। क्योंकि सरकार लोन लेगी तो लोन सरकार को नहीं चुकाना, हमें चुकाना। हमें कैसे चुकाना है, हम पर टैक्स बढ़ा देगी। जो हमारी स्कीम्स हैं, मुफ्त स्कीम्स हैं या सरकारी द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, जो सब्सिडीज होती हैं, उनको सरकार बंद कर देगी और उसका खर्चा सारा आम भारतीयों पर पड़ने वाला है दोस्तों। ये सरकार ने जुमलेबाज सरकार है क्या है, इन्होंने इतनी बढ़ा के आम जनता खुश करने के लिए बजट को इतना बढ़ा दिया, लेकिन इसका बोझ भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला दोस्तों। अब इसको कवर कहाँ से करेगी दोस्तों, जो सरकार ने क्या किया दोस्तों, अब की बार कैपिटल स्पेंडिंग पर ज़्यादा खर्च किया दोस्तों। अब कैपिटल स्पेंडिंग पर ज़्यादा खर्च किया क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं दोस्तों। किस पर किया है, कैपिटल स्पेंडिंग पर, कैपिटल स्पेंडिंग पर 33% ज़्यादा खर्च किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैपिटल स्पेंडिंग पर ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं दोस्तों, उन पर, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, पोर्ट्स,
ऐसे इन पर ज़्यादा खर्च किया दोस्तों। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि दोस्तों जब रोड से, बिल्डिंग से, पोर्ट से ये बनेंगे दोस्तों तो जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी। क्योंकि यहाँ पर ये लगा लीजिए दोस्तों, आम नागरिक मजदूर टाइप उनकी ज़्यादा जरूरत होगी। क्योंकि सड़कें बनाने में मंत्रीगण तो आते ही नहीं, आम मजदूरों की जरूरत होती है। तो सरकार चाहती है जॉब्स क्रिएट हो, आप मजदूर बने रह जाएं। कोई प्लस पॉइंट नहीं है दोस्तों यहाँ पर ये सरकार का, क्योंकि सरकार अगर रोड का ज़्यादा निर्माण करेगी तो ज़्यादा निर्माण दोस्तों शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रोडों का, बिल्डिंग्स का, पोर्ट्स का, उनका ज़्यादा निर्माण होगा और उन पर आप और हमारे जैसे लोग ही मजदूर बन के रहेंगे, क्योंकि शिक्षा पर तो हमारा खर्च हुआ नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार ने हमें सिर्फ वापस मजदूर रखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों कैपिटल स्पेंडिंग पर ज़्यादा स्पेंड करेगी दोस्तों सरकार, खर्च करेगी रुपया। और इस टैक्स की जो इसका मैंने बताया दोस्तों 45.3 लाख करोड़ हमारा बजट है, 27.2 लाख करोड़ हमें वापस मिलेंगे। जो बीच का हमें हानि हुई है, जो घाटा हुआ है, उसको कवर कैसे करेगी सरकार? हम पर टैक्स बढ़ाएगी आने वाले समय में, ये लगा लीजिए दोस्तों, टैक्स बढ़ाएगी। और क्या करेगी? जो हमारी मुफ्त स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, सब्सिडीज हैं, उनको बंद कर देगी। जैसे दोस्तों तो मैंने आपको बताया था जो हमारी एक मुफ्त स्कीम है दोस्तों, मनरेगा। मनरेगा पर दोस्तों सरकार 89,400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ से घटाकर दोस्तों मनरेगा को 60,000 करोड़ कर दिया है दोस्तों, 60,000 करोड़। ये भी हमारे लिए बहुत एक लॉस पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही हानिकारक पॉइंट है। क्योंकि आम जनता जिसके लिए मनरेगा बहुत ही लाभदायक थी, बहुत ही प्लस पॉइंट था, उनके लिए मनरेगा का बजट घटा दिया है। 89,400 करोड़ से घटाकर 60,000 रुपये बजट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया आमदनी 98 खर्चा रुपया वाला बजट है, हमारे में से ही पैसा निकालेगी सभी। तो क्या करेगी दोस्तों? टैक्स को बढ़ा देगी। और जो स्कीम्स हैं, जो ऐसी योजनाएं हैं, सब्सिडीज हमारी, वे सरकार खत्म कर देगी। जैसे दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, और दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई, किसान सम्मान निधि योजना हो गई। ऐसी ऐसी दोस्तों आगे आने वाले समय में देख लेना दोस्तों, ऐसी ऐसी ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये स्कीम्स, इनको सरकार बंद कर देगी। क्योंकि सरकार के पास पैसा है नहीं, और पैसा है नहीं तो इन चीज़ों पर दोस्तों जो ये मुफ्त स्कीम्स सरकार की तरफ से हैं, गरीब लोगों के लिए बहुत जो अच्छी हैं, वे सरकार बंद कर देगी। और टैक्स को क्या कर देगी दोस्तों? बढ़ा देगी। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, उपलब्धियां हमने की सभी, किस सेक्टर पर कितना खर्च किया जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों रुपया कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं।